नमस्कार बच्चों। हम लास्ट क्लास में देखे हैं कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है और उसमें कितने पद होते हैं और उसमें कितने प्रक्रियाएं होती हैं और संधि और समास में अंतर क्या है, ये सब हम पिछले क्लास में देखे हैं। तो समास क्या है फिर एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है जो समस्त पद कहते हैं और समस्त पद को तोड़ना ही समास विग्रह है। समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। समस्त पद माने क्या है? विभिन्न शब्दों के समूह को एक संक्षिप्त शब्द बनाकर लिखना ही समस्त पद या सामासिक पद है। उस समस्त पद को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। तो शब्द क्या है, पद क्या है, सारे हम जान चुके हैं। तो समास के भेद देखिए। नेक्स्ट, समास के भेद। समास में मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो समास में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला जो है कि अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास के मुख्य भेद है। तो पहला समास जो भेद के बारे में हम जानेंगे, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में समस्त पद और समास जो समास विग्रह होते हैं कैसे होते हैं कि हम देखेंगे। तो पहले अव्ययीभाव समास से पहले हम जानना है कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय माने क्या है। तो अव्यय माने क्या है, किन्हें कहते हैं? अव्यय माने, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द माने क्या है? जिसमें परिवर्तन ना हो। परिवर्तन मीन्स चेंज। यहाँ पर विकारी, विकारी माने चेंज है। आ माने क्या है? नो, ना। तो अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अगर शब्द भेद में देखते हैं तो विकारी शब्द है और अविकारी शब्द है। विकारी शब्द माने चेंज होने वाले, मीन्स जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सारे विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द माने क्या है? विकार माने परिवर्तन होना, चेंज होना। तो विकारी शब्द माने क्या है? जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण उनके रूप बदल लेते हैं। तो विकारी शब्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ। विकारी शब्द माने जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने के कारण, प्रयोग होने पर अगर हम एक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द है। तो एक यहाँ एक वर्ड बच्चा है, समझिए। तो यहाँ पर आपको कैसे देते हैं? लिंग, वचन, कारक, काल के कारण ये चेंज हो जाते हैं। तो ये बच्चा कहने का पुल्लिंग शब्द है। इसको अगर वो वाक्य में प्रयोग अगर स्त्रीलिंग शब्द में है तो इसको हम बच्ची कहकर चेंज करते हैं स्त्रीलिंग में, और बच्चे कहकर वचन में चेंज होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कहने के लिंग, काल, कारक और वचन के कारण वाक्य में प्रयोग होते समय अपने रूप को बदल देना ही विकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन से है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक
अविकारी शब्द है। मीन्स ये वाक्य में प्रयोग होने पर सदा वैसे ही रहते हैं। मीन्स अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण देखिए। और है क्योंकि, धीरे धीरे, के साथ, प्रतिदिन, ये सारे अब वाक्य में प्रयोग किए जाने पर भी ये लिंग वचन काल कारक के कारण वाक्य में इनका रूप नहीं बदलता है, सदा ऐसे ही रह जाते हैं। तो इन सब को हम, ये फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो इन सब को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भाव समास में फर्स्ट पॉइंट क्या है अव्यय भाव समास में? इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान। ये फर्स्ट पॉइंट है। और नेक्स्ट, अव्यय भाव समास में पुनरुक्ति शब्द भी आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, उपसर्ग लगाकर भी हम अव्यय भाव समास को लिख सकते हैं। और नेक्स्ट थोड़े हम याद रखने के लिए, यथा कभी भी अव्यय भाव समास में के अनुसार के नीचे समास विग्रह बदलाते समय हम अगर यथा आया है तो उसको के अनुसार के नीचे लिख सकते हैं। प्रति आता है तो उसको हम हर या प्रत्येक के नीचे लिख सकते हैं। अगर बे आया है तो बिना के नीचे लिख सकते हैं। तो ये हम ब्लाइंडली याद रखने के लिए, तो अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए एक वर्ड ले लेंगे, एक शब्द लेंगे, आ जन्म है, तो यहाँ पूर्व पद अव्यय होना है। तो यहाँ आ कहने का अव्यय है और ये प्रधान है। तो यहाँ पूर्व पद अव्यय होने से ये सारा जो समस्त पद है, समस्त पद किसे कहते हैं? विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त बनाकर लिखना ही समस्त पद है। तो पूर्व पद अव्यय होने के कारण जो दूसरा पद उत्तर पद जो है, सारा समस्त पद भी अव्यय के नीचे चेंज हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी आपको आजीवन है, तो इसको समास विग्रह लिखते समय जन्म से लेकर या जन्म भर कहकर लिख सकते। तो आजीवन है, तो या आ कहने का वर्ड ये परिवर्तन नहीं होता है, तो एक अव्यय है। तो पूर्व पद, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद अव्यय होने के कारण, प्रधान होने के कारण ये सारा जो समस्त पद है ये भी पूरा आपको अव्यय के नीचे चेंज हो जाता है। तो अगर आप आजीवन ले जाकर किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य कभी भी चेंज नहीं होता, ये सेंटेंस ऐसे का वैसा ही सदा वैसा ही रहते हैं। तो इसको हम लिखते समय जीवन भर, समास विग्रह लिखते समय जीवन भर कहकर लिखते हैं। आमरण, तो यहाँ आ भी पूर्व पद अव्यय है और अव्यय प्रधान है यहाँ। तो ये अव्यय होने के कारण, पूर्व पद अव्यय होने के कारण
ये सारा समस्त पद भी हमें अव्यय, सारा समस्त पद भी अव्यय हो गया है, तो इसको मरंतक, ऐसे इसको समास विग्रह बनाना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पुनरुक्ति शब्द। तो पुनरुक्ति शब्द माने क्या है, एक ही वर्ड को हम रिपीट सेकंड टाइम रिपीट करते हैं तो उसको पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। तो घर घर है, घर घर कहने का एक ही जो शब्द है फिर से आया है, रिपीट हुआ है, पुनरुक्त हुआ है, इसीलिए इसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। तो हर बार हम घर घर कहकर नहीं बताते हैं ना, तो इसको प्रत्येक घर कहकर समास विग्रह लिखना है। और गली गली, और गली गली क्या होता है, प्रत्येक गली या हर गली। तो यहाँ हर गली, प्रत्येक माने तेलुगु में प्रत्येक मीन्स स्पेशल कहकर बताते हैं, लेकिन हिंदी में प्रत्येक माने एवरी कहकर मीनिंग है। तेलुगु का जैसा स्पेशल, तेलुगु में प्रत्येकम मीन्स स्पेशल, इसका इंग्लिश मीनिंग। तो यहाँ हिंदी में माने प्रत्येक माने एवरी। तो यहाँ घर घर मीन्स एक घर दूसरा घर। हर बार हम घर घर या गली गली गांव गांव कहकर नहीं बताते, हर घर कहते हैं या प्रत्येक गली, हर गली कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, गांव गांव। प्रत्येक गांव या हर गांव। नेक्स्ट घड़ी घड़ी, हर घड़ी। हर घड़ी कहते हैं मगर हम घड़ी घड़ी कहकर नहीं बताते ना, तो यहाँ पुनरुक्ति शब्द जो है वो सेकंड पॉइंट हो गया। तो उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग माने क्या है, जो शब्दांश शब्द के आगे आकर वो सारा शब्द का अर्थ बदल देने को उपसर्ग कहते हैं। तो उस उपसर्ग के बाद में बताती हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, यथा जो है, यथा शब्द को ले ले तो यथाशक्ति कहकर एक लिए हैं, एक शब्द लिए हैं। तो यथा किसमें चेंज होना है, समास विग्रह लिखते समय के अनुसार के नीचे चेंज होना है। के अनुसार माने अकॉर्डिंग टू, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, शक्ति माने पावर, स्ट्रेंथ। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ कहते हैं, तो उसको हम कैसे लिखना है, शक्ति के अनुसार। के अनुसार माने अकॉर्डिंग टू है, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, शीघ्र माने स्पीड। तो यथाशीघ्र माने यहाँ यथा के अनुसार के नीचे समास विग्रह लिखते समय हम चेंज कर लेना है उसे, मीन्स अकॉर्डिंग टू स्पीड कहते हैं ना, तो उसे शीघ्र के अनुसार। यथा अवसर, अवसर माने यहाँ पर नीड नहीं, तेलुगु में अवसर मीन्स नीड है, लेकिन यहाँ अवसर माने चांस। ये अकॉर्डिंग टू चांस कहते हैं ना, अवसर के अनुसार। नेक्स्ट यथा समय, जब भी आपको यथा आता है तो उसको समास विग्रह बनाते समय हम अनुसार के अनुसार लिखना है। समय के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू स्पीड। ये यथा के बारे में हो गया। नेक्स्ट प्रति कहने का हर में भी चेंज कर सकते हम, प्रत्येक में भी चेंज कर सकते। तो प्रतिदिन है, प्रतिदिन माने प्रति माने हर में चेंज करना है हम, हर दिन मीन्स प्रतिदिन माने एवरीडे, हर दिन माने एवरीडे है, नहीं तो हम प्रत्येक दिन कहकर लिख सकते हैं। प्रत्येक माने हर, प्रति, ये तीन भी एक ही है, प्रति, हर, प्रत्येक एक ही है। प्रतिदिन मीन्स हर दिन, एवरीडे। प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष कहकर भी लिख सकते। प्रतिपल, पल माने सेकंड, इसे हर पल या प्रत्येक पल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रति भी हो गया। अभी नेक्स्ट वन बे। बे माने यहाँ पर क्या है,
उसको समास विग्रह लिखते समय बिना, बिना मीन्स विदाउट। अभी बे के लिए हम लेते हैं तो बे नाम है, समझिए नाम मीन्स नेम है, बे माने विदाउट मीन्स बिना नाम के, विदाउट नेम कहकर मीनिंग। बेमन बिना मन के मीन्स विदाउट आवर माइंड कहकर, मन मीन्स हार्ट। बेशक, बेशक शक माने डाउट, बेशक माने बिना डाउट, विदाउट डाउट कहकर, बिना शक के, शक माने डाउट है। ऐसे ही बेअकल है, समझिए अकल माने बुद्धि, बिना अक्ल के। ए भी हो गया, बे भी हो गया। यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है कि उपसर्ग, ये सारे उपसर्गी है। यथा कहने के जो पूर्व पद में आए हैं ना आप सबको, आप यथा कहने के पूर्व पद में जो भी है ये सारे उपसर्गी है। यहाँ पर भी उपसर्ग माने क्या है, जो शब्दांश के सामने जुड़कर वो सारा शब्द का अर्थ को बदल देता है। तो अगर इसको हम निकाल देते हैं, उपसर्ग को निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ शब्द है उसका एक मीनिंग रहता है और ये उपसर्ग जुड़ने से उसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। तो यहाँ उपसर्ग लगाकर भी हम अव्ययीभाव समास को लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, तत्पुरुष समास। यहाँ अव्ययीभाव समास में आपको पूर्व पद अव्ययी है और प्रधान है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान माने इम्पोर्टेंट, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम, और पूर्व पद गौण होता है। गौण माने उतना इम्पोर्टेंस नहीं, माने उत्तर पद माने दूसरे पद को ही हम उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ उत्तर पद को ज्यादा प्रदान देते हैं और पूर्व पद क्या हो जाता है, यहाँ पर गौण हो जाता है। तो इसमें भी थोड़े पॉइंट्स है कि, और तत्पुरुष समास लिखते समय, उसको बनाते समय, ये जब समस्त पद या समास विग्रह बनाते हैं ना, तो उनके बीच में हम कारक चिन्ह लगाते हैं। तो तत्पुरुष समास को हम याद रखने के लिए, पहचानने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उसमें जब समास विग्रह बनाते हैं तो सिर्फ कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक माने ने कारक, ने चिन्ह का प्रयोग एक नहीं होता है और संबोधन कारक का चिन्ह नहीं होता। तो वो एक ही हम पहचानने के लिए है। तत्पुरुष समास में सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, सिर्फ कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग ही नहीं होता। तो इसका उदाहरण देखिए, यश प्राप्त। प्राप्त माने गेनिंग है, यश माने फेम, फेमस। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, समास विग्रह लिखते समय यश को प्राप्त, एक को कहने का एक कारक चिन्ह है, कर्म कारक है, और स्वर्ग प्राप्त, इसको समास विग्रह बनाते समय स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग माने हेवन है, और गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चुंबी माने उसको स्पर्श करना। ये सारे जो है कारक चिन्ह है। और जन्मांध है, समझिए एक वर्ड, अंध माने ब्लाइंड, जन्म माने जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ये से कहने का भी
कारक चिन्ह है, ये कारण कारक होता है। जब कारक का टॉपिक आता है तो आपको पूरा बता दूंगी। राह खर्च, खर्चा माने एक्सपेंडिचर, राह माने जब हम जाते हैं तो देने जो जाते समय कुछ एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए पैसे देते हैं ना, उसे राह खर्च कहते हैं। तो राह के लिए खर्च, ये संप्रदान होता है। ये के लिए कहने का भी कारक चिन्ह है। देशभक्ति, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। किसके लिए भक्ति है? देश के लिए भक्ति। के लिए कहने का भी कारक चिन्ह है। गौशाला, गौ माने गाय है, गाय के लिए शाला। नेक्स्ट, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये सारे कारक चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास को हम इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, इजीली पहचानने के लिए यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो समास को पहचानने के लिए हर एक उसके भेद में हम आसानी से पहचानने के लिए कुछ ना कुछ इंडिकेशंस वहां पर रहते हैं। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इजीली हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा समास है। तो नेक्स्ट वन देखिए, कर्मधारय समास। थर्ड वन कर्मधारय समास है। तो इसमें एक जो है कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। एक पॉइंट है। नेक्स्ट, उपमान, एक पद उपमान होता है तो और दूसरा पद उपमेय होता है। तो पहले हम पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य कैसा होता है कि देखेंगे। विशेषण माने क्या है? विशेषण आप सब जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य माने क्या है? अभी आप देखिए, नील गाय है एक एग्जाम्पल। ये सारे जो रंग होते हैं वो सारे विशेषण में आते हैं। नील कहने का विशेषण शब्द है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की विशेषता। ये एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा या सर्वनाम की